हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट और स्पेशली एक चैप्टर और है नाइन चैप्टर, उसको देखेंगे। मेरा फोकस आज का है कि मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को इजीली से समझाऊं विद माय हैंड रिटन नोट्स। आई एम यूजिंग माय हैंड रिटन नोट्स फॉर better better understanding of the chapter, and you are also you are you have to easy to understand the all circumstances that was held on the time of independence and after independence। बट आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा उसके लिए कि आप लोग उस पर फोकस करें और समझें, और साथ ही साथ में फिर उसके बाद एक बार बुक को भी पढ़ लें। क्योंकि एक बार देखो, अपन के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट्स अपन को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम उस बात को समझ ना पाए। अब उस चीज को समझने के लिए उन पॉइंट्स को पकड़ना पड़ता है। उन पॉइंट्स को पकड़ना इतना आसान है नहीं। तो उन पॉइंट्स को पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले उन पॉइंट्स के बारे में जानना, फिर उन पॉइंट्स को जानने के बाद आप आखिर में जाके आप जाएंगे तो आप उन पॉइंट्स के बारे में जान करके आप उस पॉइंट को रिलेट करोगे उस सेंटेंस से। दैट गेटिंग द ह्यूज टाइम ऑफ योर्स एंड योर टाइम इज प्रीशियस एट द टाइम ऑफ नवंबर। नवंबर में आपका समय काफी ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि अब आने ही वाले हैं प्री बोर्ड्स। एंड ट्वेल्थ अच्छी है यार, ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटी काफी प्यारी है। अगर अपन देखें ना उस पॉलिटी को, तो आप ध्यान दोगे ना उस पर, तो बहुत प्यारी है एक तरह से। लाइक इट इज अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी, इससे रिलेट करती है अपनी ये हिस्ट्री है इंडियन पॉलिटी की। और कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो कि है ना आज के वक्त में भी हम रिलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात जो कि नॉर्मली है कि पॉलिटी कभी भी एक रिजिड फॉर्म में नहीं देखी जाती, ये एक एनवायरमेंटल चेंजेस फॉर्म में देखी जाती है। लाइक दैट इट इज शोन समटाइम्स अ डिफरेंट थिंग एंड आफ्टर दैट टाइम इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। हम्म तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ये चेंज कैसे होता है उसके बारे में बात करें तो उसके बारे में देखो, सबसे पहले की ये बात है कि लाइक दैट यू आर लिसन अबाउट द केस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर मुद्दा उठा था, है ना। तो उस पर मुद्दा उठते हुए प्रियम्बल को भी है ना उसमें चपेटे में ले लिया था। मीन्स प्रियम्बल को भी पकड़ लिया था। कहा गया था इन मतलब इन 1955 ये पहली बार कहा था बैरूबारी केस में कि प्रियम्बल भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है प्रियम्बल। बट आफ्टर द केस ऑफ केशवानंद भारती इन 1973, उस केस में कहा था कि भारत के मतलब प्रियम्बल भारत के संविधान का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये प्रियम्बल भारत के संविधान को डिस्क्राइब करता है। दैट इट इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन 1995 इंश्योरेंस पॉलिसी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, उसमें कहा गया था कि प्रियम्बल हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ ही साथ में इसे बेसिक स्ट्रक्चर में भी माना जाता है। और ये एक्सेप्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा। लेकिन इसके ऊपर एक और मुद्दा उस बात पे ये कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो है लेकिन इसे एनफोर्सिबल नहीं कह सकते। मतलब आपका अगर आपको लगे कि आपके किसी चीज का हनन हुआ है और वो प्रियम्बल में ही लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, देन आपको ये हक नहीं है कि आप है ना कोर्ट में आकर के कह सके कि आपके प्रियम्बल को है ना, आपके प्रियम्बल में जो लिखे हुए हैं उन राइट्स को आपसे छीना गया है। दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ। ये बात इसमें कही गई। अब चेंजिंग एनवायरनमेंट हमको ये सिखा रहा है। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा मैटर क्रिएट होता है इस पूरी पॉलिटी में कि किस तरह से हिस्ट्री में क्या डिसीजंस थे और आज प्रेजेंट में वो कैसे बन गए, क्या क्या चेंजेस आए थे। और इसी तरह से कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स भी बताए जाएंगे, तो मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। हाँ, तो अब देखते हैं अपन किस तरह से कैसे कैसे क्या उठाएंगे। तो हमारे पास दो कॉन्टेक्स्ट आते हैं। मैंने बात की थी इंडियन बेसिस पे, मींस इंडियन अप्रोच पे हम बात करेंगे। तो हम 7 चैप्टर्स को देखेंगे। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जिसमें कांग्रेस पार्टी को हम देखेंगे। हम चैलेंज ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने 1976 में सबसे पहले एक मीन्स ऐसी इमरजेंसी लगा दी जो कि अनलॉफुल बताई जा रही थी, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार बैठ गई, तो उसको कैसे फिर से उठाया गया इसकी बात हम देखेंगे। हम क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर देखेंगे, रीजनल एक्सपीरियंस देखेंगे,
रिसेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे हम, जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में जानेंगे। हम राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स को देखेंगे इसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हम अब देखें कि इंडिया विद एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे चलेंगे हमारे, वो हम देखेंगे पॉलिटिकल्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब प्लान डेवलपमेंट मतलब हम दूसरे देशों से है ना अपने आप को कंपेयर करेंगे, इसमें हम इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस को फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज देखते हुए हम आगे की बातों को करेंगे। कहीं कहीं पे है ना कुछ चीज आपको समझ में ना आए तो उस चीज को पॉज करके आप थोड़ा सा बैक जाना और आपको इजीली से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो चैप्टर फर्स्ट, चैलेंज इन नेशन बिल्डिंग, दैट इज द हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइन, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ध्यान से देखना, आप चाहोगे तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, बट यू नीड टू शेयर, यू नीड टू वांट। ठीक है, आपको चाहना है उसके लिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़े। तो देखो चैलेंज इन नेशन बिल्डिंग की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जब 14 और 15 अगस्त रात के 12 बजे के आसपास का नेहरू जी, जो हमारे पहले पीएम बन चुके थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें ट्रस्ट विद डेस्टिनी को लेकर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो पीरियड भारत ने देखा है शायद ही किसी और देश ने कभी अपनी लाइफ में देखा होगा। भारत ने अपने कई सारे रिसोर्सेज, अपने लोगों को और अपने मीन्स एक पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच को दूर कर दिया अपने ऊपर से। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव अप्रोच कहाँ से आती है, पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, जब हम एक बेहतर देश के रूप में दिखते हैं। और जिस देश में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्या वो बेहतर है? मीन्स आप नेगेटिव हो। तो ऐसी चीजों की वजह से जो इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था, उसको देखते हुए नेहरू जी ने अपनी असेंबली से कहा रात के 12 बजे के आसपास 1947, 14 टू 15 अगस्त, कि भाई हमको ट्रस्ट विद डेस्टिनी को देखना पड़ेगा। ये स्पीच थी, उस स्पीच का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। इन्होंने उस स्पीच में बताया कि हमको एक डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक नेशन की बात करते हुए आप ये तो बताओ कि डेमोक्रेटिक नेशन के क्या फीचर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, जिससे की वजह से आप कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक नेशन को चाहते हैं। ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन में क्या है? तो इसमें डेमोक्रेटिक नेशन में सबसे पहले तो हम यूनिटी को देखते हैं। हम इसमें देखते हैं एक ऐसा लॉ जो कि है ना हमें सिखाए कि हमें किस तरह से चलना है। उस लॉ से ऊपर कोई इंसान ना हो। तीसरी कि हम हर किसी को देखें, हम ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान जो कि अमीर है या फिर पॉलिटिकल मैनर में ज्यादा स्ट्रांग है उसको ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रिविलेजेस दे रहे हैं, और जो हल्के लोग हैं मतलब कि नॉर्मल पीपल्स हैं उनको हम दबा रहे हैं। It is also our violation about the normal peoples, and it is not a democratic order. डेमोक्रेटिक ऑर्डर को मानना है तो इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसमें चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेटिक नेशन में? पहला तो चैलेंज था हमारा टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ऐसे नेशन को बनाओ जो कि यूनाइटेड हो। यूनाइटेड हो, यूनाइटेड कैसे होगा? यूनाइटेड क्यों नहीं होगा? यूनाइटेड यूनाइटेड होने के पीछे की एक कमी सबसे बड़ी यह है कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के होते हुए यूनाइटेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आप खुद देखो, अभी एक मीन्स मान के चलिए अभी है ना नमाज पढ़ी जा रही है और उसी वक्त है ना अगर गणपति जी की बोली मतलब गणपति जी के नारे लगे और गाने बजे, तो क्यों ही मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई ना हो? बिल्कुल वो लड़ाई का एक सीन बन जाएगा। तो ये डाइवर्सिटी के तो शो कर रहा है कि आप अलग रिलीजन को मानते हैं, कोई अलग रिलीजन को मानता है। आप दोनों के रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, आप दोनों का कुछ टाइम मैनेजमेंट प्रेफर नहीं कर पाया और आप दोनों कंफ्लिक्ट में फंस गए, और डाइवर्सिटी की वजह से आप दोनों लड़ पड़े। फिर दूसरा, आपके कल्चर्स अलग हैं। कोई रेशियल चेंजेस को मानता है, कोई लिंग्विस्टिक बेसिस में चेंजेस को मानता है। तो ये सारे चेंजेस के होते हुए हम यूनाइटेड कैसे हों? सवाल ये उठा। वो इस सवाल के पीछे की बात उठाई गई कि हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को बांध सकें। अब यूनाइटेड के लिए देखो, यूनाइटेड के लिए हमें क्या आंसर, आंसर मैं बाद में बताऊंगा कि ये सब कैसे होगा। पहले हम सेकंड चैलेंज को देखें जो कि था डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम, सिस्टम एक नॉर्मल सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले तो एक ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा जो कि हमें बताए कि हमें करना क्या है आगे। उस लॉ को तोड़ने वाला कोई ना हो। अब जैसे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए हमें चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या चाहिए, हमें पीपल्स के राइट्स चाहिए। एक गरीब इंसान भी है ना, जीने का अधिकार है उसके पास, वो कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, उसके पास ये राइट्स हैं। अब यही राइट्स उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखाए गए, हमें वोट्स के राइट्स दिखाए गए। एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान दोनों के वोट एक हो गए, किसी के वोट की वैल्यू हाई नहीं, किसी के की लो नहीं, ये हम इसमें देखेंगे। हम इसमें थर्ड पॉइंट देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म। दो फॉर्म्स होती है नॉर्मली हर एक डेमोक्रेटिक नेशन में, दैट वाज द पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड सेकंड इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म, दैट आर कमिंग टू फोर्स द डेमोक्रेटिक नेशन। अब इसमें होता क्या है, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म कहती है कि हमें एक संसद चाहिए, हमें एक पार्लियामेंट चाहिए, दैट मेकिंग द लॉज एंड प्रोटेक्टिंग इट। ऐसे ऐसी संसद जो कि है ना लॉज को बनाए, प्रोटेक्ट भी करे उसको। किस तरह से प्रोटेक्ट, लॉ में कोई दिक्कत है तो उस लॉ को अमेंड कर दे, प्रोटेक्ट हो गई। दूसरा हमें ये चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम सब कुछ अपने हैंडल करके बैठी हुई है, उसका एक हेड है पीएम, लेकिन उसी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारे भारत में मानी जाती है, हमारे भारत में पीएम है ना जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत है, मोदी जी। लेकिन उसी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अगर हम देखें तो हम यूएस को देखते हैं, उसमें प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, और प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर पीएम के अपोजिट में उनकी पार्टी चली गई तो हो सकता है कि पीएम की ना सुनी जाए, लेकिन प्रेसिडेंट के अपोजिट में चाहे उनकी पार्टी चाहे या कोई भी जाओ, उसकी बात खारिज नहीं की जा सकती। जैसे कि हमने देखा था ट्रंप को, ट्रंप ने कई बार ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से यूएसए को भुगतना पड़ा। तो उन डिसीजंस की वजह से यूएसए जब भुगता तो यूएसए ने उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगले बार ट्रंप को आने नहीं दिया। तो ये चीज हमने उसमें देखी। अब यही चीज हमें दिखाती है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में पावर होती है एक अकेले इंसान के पास, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में पूरी संसद के पास होती है जिसका एक लीडर होता है पीएम। अब थर्ड जो चैलेंज था वो चैलेंज था एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल। हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी एक इंसान का डेवलपमेंट नहीं। मीन्स नॉट मीन्स आप ये नहीं कि आप एक पॉलिटिकल पावर में स्ट्रांग हैं, आप इकोनॉमिकल स्ट्रांग हैं तो आप उन लोगों को ज़्यादा दोगे जो आपको आपके रिलेट हैं। आपको सबको बराबरी देनी होगी, आप किसी को है ना बराबरी से दूर नहीं रख सकते। ये बात उसमें उठाई गई। अब ये बराबरी कैसे होगी, इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 16 बनाया गया। दैट आर्टिकल 16 सेज अबाउट द जॉब्स, मतलब हर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कैसी भी जॉब हो, बस उसको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस जॉब के लिए जो कि मांगी जाती है। और हमने उन लोगों को भी इसमें ध्यान दिया जो कि है ना पिछड़े इलाके में है आज, क्योंकि पुराने वक्त में हिस्ट्री में हमने देखा कि जो हमारी चार चार वर्ण व्यवस्था मानी जाती थी, लाइक दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जो थे वो बहुत ही ज्यादा पिछड़े लोग थे। तो उन पिछड़े लोगों को भी साथ में लेना है। आप कैसे लेंगे, उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे करके। इन आर्टिकल 16.4 आर्टिकल में हमने उनको प्रिविलेजेस दिया। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स हमने देखी और इन प्रॉब्लम्स का एक अकेला सॉल्यूशन जहां तक हमें देखने को मिला कि हम ये सारा काम तो कर देंगे, लेकिन उन सारे काम को करने के लिए हमें चाहिए एक पनिशमेंट। तो हमने आईपीसी को भी अपनाया उसी वक्त। ठीक है, आईपीसी को भी अपनाने की वजह यही थी कि अगर कोई इन लॉ को तोड़ेगा तो फिर उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो उनको पनिशमेंट अंडर द आईपीसी दी जाएगी। आईपीसी बनाई थी 1852 में, और आईपीसी अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए बनाई थी जिससे कि वो है ना उन इंडियंस को पनिशमेंट दे सके जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आईपीसी कौन फॉलो करवाएगी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो वो आईपीसी फॉलो कराएगी, वो एग्जीक्यूटिव वर्क करेगी। ठीक है, अब इसके बाद चैलेंजेस को हमने देख लिया, उसका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं कि सॉल्यूशन हमारा कहीं ना कहीं इसका ये है कि हम आईपीसी को फॉलो कराएं विद द हेल्प ऑफ आवर फिजिकल फोर्सेस। तो हमने आईपीसी को फॉलो कराया। अब ठीक है, हम नेशन कैसे बनेंगे ये हम समझ गए, चैलेंजेस को समझ गए, उन चैलेंजेस को टैकल करने की बात हम समझ गए। लेकिन अब हमें ये बताओ कि पार्टीशन क्या था। ठीक है ना, 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, दैट वाज द हेडेक ऑफ कंप्लीट इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री।
इस वक्त में इकोनॉमी, पॉलिटी, मतलब पॉलिटिकल पावर सब कुछ धरी रह गई थी, सब एडमिनिस्ट्रेशन तबाह हो गया था, सब कुछ खत्म। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हमने इंसानों को, हमने टेबल्स, चेयर्स, हमने जॉब्स को, हमने साथ ही साथ में एरियाज के अलावा कुछ ऐसे मटेरियल्स को जो कि बहुत ज़्यादा मिनिमम बेसिस पे देखे जाते हैं, उनको भी शेयर किया था उस वक्त में। यहाँ तक कि हमने पैसा भी शेयर किया। मीन्स एक अमाउंट जो था गोल्ड का, वो हमने थोड़ा उधर दिया, कुछ अपने पास रखा। तो इतने सिर्फ लोगों का चेंज नहीं हुआ था, लोगों को है ना इधर से उधर नहीं पहुंचा रहे थे, इन सामानों को भी पहुंचाया जा रहा था पार्टीशन की कह करके। 1 मिनट। हाँ तो अभी ये पार्टीशन हुआ कैसे था? पार्टीशन में देखो कई सारी चीजें गई थी, लेकिन साथ ही साथ में हम सबसे ज्यादा जो देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो इस पार्टीशन को हम एक फेमस नाम से पुकारते हैं, दैट इज द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी में हमने इंडिया पाकिस्तान को बनते हुए देखा, हमने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा। तो इसलिए वो एक ही रात में अपने घर को छोड़ करके, अपनी लाइवलीहुड को छोड़ करके, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वो अपने घर से भाग गए। भाग करके वो रेफ्यूजी कैंप्स में छुपने लगे। रेफ्यूजी कैंप्स में भी इस कदर तक की सुरक्षा नहीं थी कि, लेकिन फिर भी रेफ्यूजी कैंप में एक आशा की किरण थी, एक होप थी कि हाँ शायद वो बच जाएंगे और दूसरे इलाके में पहुंच जाएंगे जहाँ पे उनको कोई भी कम्युनल वायलेंस का डर नहीं रहेगा। इस तरह की बात को हमने देखते हुए ये देखा कि उस वक्त लोगों ने अपनी सारी चीजें छोड़ छाड़ करके अपने घरों को बंद कर दिया और घरों से भाग गए। मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ भागे और हिंदू भारत की तरफ। अब इस तरह से सारा कुछ हो रहा था। लेकिन उस वक्त में जो इलाके थे वो सब इलाके ऐसे नहीं थे जो कि चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में हो या फिर हम हिंदुस्तान में हो। जैसे कि हम पाकिस्तान की तरफ से देखें तो हमारा एक रीजन है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इधर आप देख रहे हैं ये पूरा इंडिया है, इस इंडिया में ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा हमारा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इस हिस्से का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर था जिसका नाम था, जिसको मतलब एक सेकंड नाम से जानते थे, जिनका सेकंड नाम था फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। खान अब्दुल गफर खान, ये अनडिस्प्यूटेड लीडर होने के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छी मेजोरिटी से उस हिस्से में अपनी बढ़ोतरी बनाई थी, अपने आप को शो किया था। ये नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान में ऐड हो, लेकिन उस हिस्से को जब हम देखें अगर, तो उस हिस्से को तो पाकिस्तान का वेस्ट हिस्सा माना जा रहा है, तो अब उस हिस्से को तो छोड़ सकते नहीं। इसलिए उस हिस्से को पाकिस्तान में ऐड कर लिया गया, इनकी एक बात भी नहीं सुनी गई और इसलिए वो हिस्सा पाकिस्तान में ऐड हो गया। अब वो हिस्सा ऐड हो गया और उनकी एक भी बात नहीं मानी गई। ये चीज हमने उस वक्त की थ्योरी में देखी, टू नेशन थ्योरी में, जो कि होने लगी थी। लेकिन इसके अलावा इसके अपोजिट कुछ कंसिक्वेंसेस तो होंगे ही, कुछ ऐसी बात तो होगी जिस बात से हम देख सके कि हाँ यार, अगर आप ये करोगे तो आपको अपोजिट ये तो मिलेगा। तो जब ये टू नेशन थ्योरी को हम देख रहे थे तो उस वक्त में सिर्फ यही काम नहीं हो रहे थे कि आप है ना किसी हिस्से को अपना रहे हो, किसी हिस्से को छोड़ के आ रहे हो। इसके अलावा कई सारे काम हो रहे थे कि लोगों को किडनैप कर लिया जाता था, लोगों को तो स्पेशली मतलब जो पुरुष थे, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो, उनको मार डालते थे। और जो कि स्त्रियां थी, चाहे छोटी हो बड़ी हो या कैसी भी हो, उन स्त्रियों को जबरदस्ती से पकड़ करके उनके साथ गलत मतलब गलत बिहेवियर, उनको पीटना, उनका फोर्सफुली उनका जो रिलीजन है वो चेंज करा देना। मीन उनको जो मानते हैं, जिन गॉड को वो मानते हैं, जिनकी वर्शिप करते हैं, उनको चेंज करा देना। उस वक्त में ये काम बहुत ज्यादा हो रखे थे। तो ये सारी चीजों के अलावा भी है ना, हम एक उम्मीद रख सकते थे कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करेगी, लेकिन उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन भी शांत पड़ी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल हो चुकी थी, चाहे वो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो पाकिस्तान की हो। जब हमने 1950 में सेंसस किया तो सेंसस में हमने पाया कि 12% मुस्लिम हमारे भारत में ही रुक गए थे। हम्म। ये चीज हमने उस वक्त देखी थी, जो कि है ना
इंडिपेंडेंस के अचानक बाद ही हुई थी। ये बहुत बड़ा एक हेडेक था जो कि पूरे भारत को झेलना पड़ा था। कोई इससे बचा नहीं था। हर कोई इस पे है ना कहीं पे पछता रहा था कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सॉरी। इस हेडेक को हम अगर देखें दो नजरियों से तो हम देखेंगे इधर से मोहम्मद अली जिन्ना की क्या कहना था इसके ऊपर, और इधर नेहरू जी का क्या कहना था। तो पहले हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। हम लाइन टू लाइन इसको देखेंगे थोड़ा सा। वी शुड बिगेन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम और दीज एंगुलरिटीज ऑफ द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। मतलब हम अगर देखें, हम एक साथ में काम करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास में हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी काफी है। हिंदू मतलब बिकॉज इवन एज रिगार्ड मुस्लिम यू हैव पठान, पंजाबी, सियाह, सुन्नी। मुस्लिम कम्युनिटी में भी कई सारे डाइवर्सिटीज है। मीन पठान है, पंजाबी है, सुन्नी है, सियाज है। और उसी तरह मतलब हिंदूज में भी कई सारे हैं, लाइक ब्राह्मण, वैश्य, बंगालीज, मद्रासी, क्षत्रियाज एक्सेट्रा। ये कम्युनिटीज हिंदूज में भी हैं। तो हम आपको ये कहेंगे कि इतनी कम्युनिटी जो हैं, इतने जो डाइवर्सिटी हैं, ये सब आराम से इस देश में, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में आराम से रहें। हम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। आप जिस धर्म को मानना चाहें उस धर्म को मानिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं आप किस भी धर्म को माने, ये हमारा बिजनेस नहीं है। ये बात थी मोहम्मद अली जिन्ना की। उनके अपोजिट में नेहरू जी बात करते बहुत ही एक पोलाइट वे में। नेहरू जी ने कहा था वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटीज, हमारे पास मुस्लिम माइनॉरिटीज है और हमारे लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज हैं जो कि है ना उनको नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आप समझिए, हिंदू से कह रहे थे इस बात को कि आप समझिए मुस्लिम माइनॉरिटीज हमारे ही भाई हैं, हमारे भाई बंधु हैं। तो आप इनको अगर है ना अपने देश से भगाओगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी इनके साथ गलत है। तो ये आपके साथ रुकने के लिए तैयार हैं, ये आप पे भरोसा करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये आपको कुछ मानते हैं तो आप क्यों इनको नापसंद करके इनको भगा रहे हैं यहाँ से। आप इनको अपनाइए, इनको एक डेमोक्रेटिक स्टेट में मानिए कि ये भी एक हिस्सा है डेमोक्रेटिक स्टेट का। ये है भी नेहरू जी की बात। तो मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी दोनों के बारे में आपने थोड़ा बहुत अब समझ लिया होगा कि इनकी क्या क्या थॉट्स है, क्या क्या इनकी बातें थी इसमें, है ना। अब हम देखें तो इंडिया का बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हाल था। एक फिजिकल मैप पे चलते हैं अपन, ठीक है। ये देखो फिजिकल मैप ये वाला, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस ये जो येलो रीजन्स है ना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द that was controlling by the Britishers, डायरेक्टली कंट्रोलिंग बाय द ब्रिटिशर्स। और ये जो स्काई ब्लू हैं इन पे प्रिंसली स्टेट्स थी। ये छोटे मोटे रजवाड़े जो हैं वो इन पे राज कर रहे थे। ये पूरा हाल था उस वक्त में भारत का। ये जो भारत का हाल था, इस भारत के हाल को देखते हुए अब बात होती है कि यूनाइटेड बनाने के लिए अब फिर हम चैलेंजेस पे जाएंगे। तो हम देखेंगे चैलेंजेस के लिए हमें यूनाइटेड बनाना है। और यूनाइटेड कैसे बनेगा, जब हम अपने लोगों को पता कर लेंगे कि किस एरिया में हमारे लोग हैं और किस एरिया को हमें भारत कहना है। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का एक मुहिम चलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी भी और आर राजेंद्र प्रसाद, कई सारे ऐसे लोग थे जो कि इकट्ठे हुए और साथ में मिल करके काम करने लगे। ये जो मुहिम चलाई थी, इस मुहिम में 565 प्रिंसली स्टेट्स को बांटने की बात चली थी इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया में 4 स्पेशल स्टेट थे जो कि अपने आप को कह रही थी कि हम पाकिस्तान मतलब हम इंडिया में ऐड नहीं होना चाहते, चाहे हम इंडिपेंडेंट बने, चाहे हम आपके मतलब पाकिस्तान के साथ में रहें। ये स्टेट थी त्रवणकोर, जो कि आज के वक्त की केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम कहलाई जाती है। तो त्रवणकोर, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन्होंने कहा था कि हम इंडिया में ऐड नहीं होना चाहते। अब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहेगी, क्योंकि देखो उस वक्त जब ये लड़ाई छिड़ रखी थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो कुछ इस तरह से रेलों की हालत थी जो आप देख रहे हैं। रेलों में ऊपर बैठकर, नीचे नीचे बैठकर सब ऐसे मतलब लटक लटक के जा रहे थे क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। तो इन चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमको अपना एरिया पकड़ना पड़ेगा।
एरिया पकड़ने के लिए हमको उस एरिया को अपनाना पड़ेगा। अब उसको अपनाने में जब ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं या फिर हम अपने आप को पाकिस्तान में ऐड करना चाह रहे हैं, ये किस तरह से इंडिया में ऐड हो, इसके लिए अप्रोच क्या थी गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट की अपोज में थी। ये वो कहते कि हम नहीं मानेंगे इस बात को, कुछ हिस्से हम मान सकते हैं कि हम छोड़ेंगे, लेकिन सभी हिस्सों को हम नहीं छोड़ेंगे। हमने आपसे मतलब हमने पाकिस्तान से कह दिया है कि हम 4 स्टेट्स को पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो पाकिस्तान एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता। लेकिन पाकिस्तान इसके सपोर्ट में थी कि प्रिंसली स्टेट जो चाहती हैं वो उनको दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट था, उनको एक अच्छा पॉइंट मिल रहा था कि वो इंडिया के कुछ हिस्सों को और ले सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच में जब पाकिस्तान का सपोर्ट मिल गया उन प्रिंसली स्टेट को, तब हम देखते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने 3 बातें कह दी कि एक, हम कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम उन स्टेट्स को जो जिसमें मेजोरिटी पब्लिक हिंदूज है, उन स्टेट को में हम कतई भी मतलब हम बिल्कुल भी दूसरे मतलब पाकिस्तान में ऐड नहीं होने देंगे और ना ही इंडिपेंडेंट रहने देंगे। ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि इन सब चीजों को देखते हुए हमें सबसे पहले तो एक टेरिटोरियल बाउंड्री बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम कह सके कि अब ये स्टेट हमारी है, अपने हाथ पीछे कर लो पाकिस्तान से। तो इन 3 मुद्दों पर, इन 3 बातों को लेकर के अब होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन का उद्गमन। मीन्स अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन आएगा हमारे सामने। इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट को पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी बनाया। इस डॉक्यूमेंट पे जो भी स्टेट साइन करती, उस स्टेट को उन उन गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया जाता। लाइक दैट पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन पे अगर साइन होता तो पाकिस्तान के अंडर में वो स्टेट आ जाती, और अगर इंडिया के पे होता तो इंडिया के अंडर में आ जाती वो। तो अब हम पाकिस्तान की तो बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन जो इंडिया का था, उसमें हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जो कि सबसे पहले 3 स्टेट थी, उनको ऐड किया गया। वो कुछ इस प्रकार थी कि जो हैदराबाद थे वहां पे जो मेजोरिटी थी, not majority, it is a equal percentage of Hindu as Muslim, but the Nawab is known as a Muslim। तो नवाब ने कहा कि हम आप में ऐड नहीं होंगे, इंडिया में ऐड नहीं होंगे। लेकिन हिंदू जो लोग थे उन्होंने अपोज किया इसका कि हम इंडिया में ऐड रहेंगे। हिंदूज ने जब अपोज करते हुए कहा, और कुछ इस्लाम्स ने भी, तो मीन्स जो नवाब था उसने अपनी आर्मी, जो कि एक रॉयल आर्मी होती है, उसको भेज दिया, जिसका नाम था रजाकर। रजाकर आर्मी एक दयनीय आर्मी थी, मतलब बहुत ही घटिया आर्मी थी एक तरह की, क्योंकि वो रजाकर आर्मी उसके उसके अपोजिट में, उसके फ्रंट में जो भी खड़ा रहता उसको मार डालती थी। अगर वो स्त्री होती तो उसके साथ गलत बिहेव करके, उसको ब्लैकमेल करके, उसको मतलब कि तड़पा करके उसे उन सबको मार डालती थी। इसलिए रजाकर आर्मी जैसे ही गवर्नमेंट ने छोड़ी, मीन्स नवाब ने छोड़ी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके कंसिक्वेंसेज में अपनी इंडियन आर्मी को छोड़ दिया दिल्ली से। 7 दिन के अंदर अंदर रजाकर आर्मी को घुटनों पर टिका करके इंडियन आर्मी ने उस जगह पर अपना झंडा लहराया हैदराबाद में, और हैदराबाद के नवाब ने कहा ठीक है, हम इंडिया में ऐड होने के लिए तैयार हैं। इस तरह से हमने देखा कि हैदराबाद हमारे साथ जुड़ा। अब हम मणिपुर की बात करें। मणिपुर का सीन इतना ज्यादा तो बुरा नहीं था, क्योंकि वहां पे जो राजा थे वो राजा हिंदू थे। अब उन राजा ने सबसे पहले तो कहा कि हम इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर था उस वक्त में कि इंडिया हम मतलब मुझे हटा ना दे मेरी राजगद्दी से। लेकिन इंडिया ने कहा कि देखिए महाराज, आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि आप हिस्सा हैं इंडिया के। हम ये मानते हैं कि आपकी राजगद्दी आपके पास रहेगी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। आप अपना राज करिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपना करेगी, हाँ, लेकिन हम आपको अलग नहीं होने देंगे। तो राजा ने उस वक्त की मीन्स उस वक्त का जो हॉटीनेस था, थोड़ी सी गर्माहट थी, उसको परखते हुए समझा कि यार सही है, अभी हैदराबाद को पकड़ा है, अब मेरे को भी पकड़ लेंगे, मान जाओ। तो 1947 में मणिपुर एक पहली स्टेट बनी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। और 1949 में जो
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो मोनार्की को हटा करके कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया गया वहां पे। इसकी स्टोरी सिंपल इतनी थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई तो उस जगह पर अब एक स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगी और स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस जीती। अब कांग्रेस जो जीती स्टेट गवर्नमेंट, वहां की कांग्रेस जो थी, उस कांग्रेस ने कहा हमको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए कंप्लीट बेसिस पर, मोनार्की को हटा देना चाहिए। अदर जो अपोजिशन थी वो नहीं मान रही थी, तो इसलिए रातों रात नेशनल गवर्नमेंट ने वहां पे हमला करके राजा को बाहर भगा दिया और उस जगह को अपने कब्जे में लेकर के 1949 में कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करा दिया। इस तरह से हुई थी मणिपुर की केस स्टडी। अब आती है हमारे पास जूनागढ़ की केस स्टडी। जूनागढ़ के केस स्टडी में हम देखते हैं जूनागढ़ दोनों तरफ से बात करता। जूनागढ़ एक मुस्लिम एक मुस्लिम स्टेट बनने के लिए तैयार था, पाकिस्तान में ऐड होने के लिए तैयार था। वहां का जो नवाब था, वहां पे भी एक नवाब था जूनागढ़ गुजरात का। तो उस नवाब ने भारत से कह दिया था कि हम आपके साथ ही ऐड होंगे, लेकिन समय के साथ साथ वो चुपचाप से हाइड होकर के मीटिंग कर रहा था पाकिस्तान से, कह रहा था कि हम आपके संग हैं, हम आपसे अलग नहीं है। तो पाकिस्तान से चुपके मीटिंग कर रहा है और इंडिया को चकमा दे रहा है। तो जैसे ही इंडिया को पता चला, जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला, उन्होंने आर्मी भेजी। आर्मी भेजते ही नवाब वहां से भागा, अपने पास काफी बड़ा एक खजाना लेकर के वो पाकिस्तान भाग गया। और पाकिस्तान भाग करके उसने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन उसके जो एरिया है जूनागढ़, वो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया और उसको फिर इंडियन टेरिटरी में काउंट किया गया। तो इस तरह से थी जूनागढ़ को एक्सेप्ट करने की, जूनागढ़ को अपने अंडर लेने की पूरी केस स्टडी। तो ये 3 तरह से आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब बात आती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की, कि अब हमने बाउंड्रीज बना ली कि कौन सा स्टेट पाकिस्तान में है, कौन सा इंडिया में है। लेकिन अब इतने बड़े इंडिया को हमें स्टेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टेट और यूटीज में। वो कैसे करेंगे? उसे करने के लिए सबसे पहले हम एक सेशन पे जाते हैं, नागपुर सेशन, जो कि था 1920 में। 1920 नागपुर सेशन में जो कांग्रेस थी उसने कहा था कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाने में रुचि रखते हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाने में रुचि रखते हैं, इसलिए उसको है ना काफी सपोर्ट भी मिला था, क्योंकि इंडिया में साउथ में लिंग्विस्टिक बेसिस पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी फैली हुई है। जब इंटरनल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई तो हमारे पास ऑप्शन आया कि हम लिंग्विस्टिक बनाएंगे, लेकिन लिंग्विस्टिक की वजह से हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, हम दिक्कत पैदा कर सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट को न्योता दे रहे हैं। ऐसी बात भी सोचने लगे। आगे चल के उन्होंने सोचा कि देखो, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बना चुकी है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि थी मद्रास प्रोविंसी, जैसे कि बंगाल प्रोविंसी। अभी इस तरह से इन्होंने तो बना दी और उसमें हमने दिक्कत भी देखी, लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते, हमें बनाना पड़ेगा एक इस तरह से कि सारे लोग इकट्ठे यूनाइटेड बेसिस पे रह सकें। अब चाहे वो लिंग्विस्टिक कंप्लीट हो या फिर वो लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजन एक्सेट्रास को मानते हुए हो, हम इन चीज को मानते हुए उन्होंने एक एक ब्लूप्रिंट निकाली और उसमें कहा कि लिंग्विस्टिक वाइज हम नहीं बांटेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, तब एक तमिलनाडु के जो एक इंसान थे जिनका नाम था पोटे श्री रामुलु, वो कह रहे थे कि हमें एक स्पेशल स्टेट चाहिए जिसमें सिर्फ तेलुगु बोलने वाले लोग रहें, आंध्र नाम से, आंध्र प्रदेश नाम से। क्योंकि उस वक्त जो मद्रास प्रोविंसी थी उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्र आज के ऐड थे। तो इतने बड़े हिस्से में 4 स्टेट्स ऐड थी। तो उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ एक हिस्सा चाहिए जिसे हम कह सके आंध्र प्रदेश, आंध्र। तो जब गवर्नमेंट नहीं मानी उनकी बात, तो उन्होंने अनशन किया और 56 डेज तक, सही 52 डेज तक उन्होंने फास्ट किया। और 52 डेज तक फास्ट करने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो अचानक ही एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी कि ये हमारे लीडर मर चुके हैं और ये गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही कि हमें अभी अच्छा लगे, हम क्यों इसमें ऐड हुए, हम क्यों इंडिया में ऐड हुए, हमारी इच्छा ही जब पूरी नहीं हुई है। इसलिए कांग्रेस ने उस वक्त आंध्र प्रदेश को 1952 में, 1952 दिसंबर में कहा कि अब आंध्र प्रदेश सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए ही एक
एरिया बन चुका है और ये इसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। ये एक स्टेट बन चुकी है। उस स्टेट के आते ही कई सारे लोगों ने अब अपनी अर्जी लगाना चालू कर दिया कि आपने एक स्टेट बना दी, अब आप हमारी भी स्टेट बनाओ, अब आप और दूसरी स्टेट्स भी बनाओ, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बनाओ। तो इस तरह से जब भीड़ इकट्ठी हुई तो आप देख पा रहे हैं, ये कार्टून हमें दिखा रहा है कि जैसे ही श्री रामुल्लू ने अपनी स्टेट बनवाई तो ये भीड़ इकट्ठी हो गई कि हमें भी एक लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए जो कि हमारी भाषा को प्रमोट करे। इस तरह से फिर हू हल्ला मचा, लड़ाई होने लगी और इसलिए 1955 में मानते हुए एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई, एक रिपोर्ट आई जो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के थ्रू आई थी, जो कि 1953 में बनी थी फजल अली खान के नेतृत्व में। लीडर थे, हेड थे फजल अली खान। फजल अली खान ने इस स्टेट को बनाया और इस पूरी जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी इसके हेड थे और उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उसमें कहा कि 1955 में जब रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में कहा उन्होंने कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की ये रिपोर्ट है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओ और इस तरह से ऐसे ऐसे बनाओ तो कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे आके ये अपना चैप्टर होता है खत्म। ये महात्मा गांधी जी के सेक्रीफाइसेस की बात है, इसे आप खुद ही पढ़ना, मैंने पीडीएफ पे लगा दी है, आप देखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर में आपको झलक दिखेगी हमारे पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर की झलक को देखते हुए हमने देखे कि इलेक्शन कमीशन जो आई थी उसने एक मुद्दा उठाया था कि हम स्टेट कितनी फैली हुई है। आपने आंध्र प्रदेश बना दिया तो सही है, लेकिन और भी तो बताओ और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें हमें इलेक्शन कराने हैं। तो इस तरह की बात हम इसमें देखेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा प्रीव्यू देती है। अब एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हम देखते हैं सबसे पहले तो कि हम है क्या आखिर में, मतलब कि मतलब क्या होता है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक का। तो देखो, हमारे पास जब हम इंडिपेंडेंस थे तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे। वी हैव द ऑप्शंस ऑफ द आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वाज द democratic nation and the other was the non-democratic nation. Non-democratic nation is known as the mainly three types. That was the one-party dominance, that was the monarchical dominance, और that was the non-constitutional dominance. तो इस तरह से हम है ना पॉलिटिकल पार्टी मतलब नॉन डेमोक्रेटिक डोमिनेंस को मानते हैं। अब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अगर देखें इन इंडियन अप्रोच के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने क्या क्या चीज़ देखी, हमें क्या क्या चीज़ फील हुई उस वक्त में लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, डिफिकल्टी सर्कमस्टेंसेस से हम जब आज़ाद हुए थे, फ्री हुए थे, तब हमारे दिमाग में था कि अब हम डेमोक्रेटिक नेशन को किस तरह से बनाएं, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन उस वक्त में इतना बड़े तौर पे किसी ने नहीं बनाया था, किसी की हिम्मत नहीं थी। और इसलिए इस वक्त में जब ये डेमोक्रेटिक नेशन के लिए हम कदम उठा रहे थे ना, तो कई सारे लोगों ने हमारा एक मतलब हमें मजाक करने लगे। They were said that it is a ridiculous thing which was done by the India. इंडिया जो कर रहा है ये एक बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद थिंग, मतलब हास्यास्पद खेल है, ऐसे मजाक उड़ने लगे। उस मजाकों को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखें कि नॉन डेमोक्रेटिक बेसिस पे हमने पार्टीशन को देखा। जब हम डेमोक्रेटिक बनने की बात कर रहे थे तो हम पार्टीशन को देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा हेडेक था। हम चैलेंजेस को देखते हैं जो कि है ना कहीं हमें यूनाइटेड करने के लिए हम कर रहे थे ना, उनमें काफी सारे चैलेंजेस आते जो हमें यूनियन बनाने नहीं दे रहे थे, यूनाइटेड नहीं होने दे रहे थे। हमने इंडियन लीडर्स को देखा जो कि डर रहे थे कि ये जो विदेशों में दुनिया भर में हमारी मजाक उड़ रहा है, क्या हम डेमोक्रेटिक नेशन बना पाएंगे, या फिर हम सिर्फ डेमोक्रेटिक नेशन बनाते 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 अपने आप को नॉन डेमोक्रेटिक नेशन में ही कन्वर्ट कर देंगे और अपने आप को खत्म कर लेंगे फिर से, या फिर कोई नई एक पावर आकर हम पे राज करने लग जाएगी। इस तरह से डर रहे थे इंडियन लीडर्स। और आखिरी पॉइंट हमने इसमें देखा कि इंडियन लीडर्स सोच रहे थे कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं सब कुछ सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की मदद से ही ये सारी चीजें सॉल्व होंगी। अब पॉलिटिक्स की मदद से ये सारी चीजें सॉल्व होंगी, उस वक्त में सिर्फ इंडियन लीडर्स सोच रहे थे, कुछ इंडियन लीडर्स। लेकिन हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के जो लीडर्स हैं वो तो ये सोच रहे थे कि पॉलिटिक्स एक सबसे ज्यादा घटिया खेल है।
लेकिन इंडियन लीडर सोच रहे थे कि पॉलिटिक्स से हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें फर्स्ट इलेक्शन की जो कि इंडिया में किए गए थे, लेकिन उन फर्स्ट इलेक्शन में कई सारे मजाक उड़े थे। जब हमने एक फर्स्ट इलेक्शन कमीशन बनाई थी 26 मीन हमने फर्स्ट इलेक्शन कमीशन बनाई थी 1950 में, और उस इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट चीफ थे सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन ने जैसे ही लीडर बने तो उन्होंने कुछ चैलेंजेस को ड्रॉ आउट किया, पॉइंट आउट किया कि यार देखो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, आप इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है इसमें कि कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे नेशन में। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि हमारी कितनी बाउंड्रीज हैं जहाँ पे हमको इलेक्शन कराने हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप हमें ये बताओ कि हमें कैसे वोटर्स को एलिजिबल मानना है जो कि इलेक्शन में वोट डालने के अधिकारी होंगे। तीसरा कि हम किस तरह से इलेक्टोरल रोल निभाएं, मतलब हम कैसे है ना इलेक्शन को हेल्ड कराएं। क्या हम पर्ची बनवाएं, क्या हम पर्ची को डलवाएं, या हम घर घर में जाके वोट लें, किस तरह से करें, आप वो भी बता दो एक बार। और चौथा पॉइंट था कि हमारे पास जो इतनी सारी महिलाएं थी उस वक्त में, स्त्रियों को उनके नामों से नहीं, उनके पति या फिर उनके पिता के नाम से जाना जाता था, लाइक दैट शी इज द वाइफ ऑफ दैट पर्सन, शी इज द डॉटर ऑफ दैट पर्सन। तो इस तरह से उनको जाना जाता था। अब इस तरह से जाना जाता था तो मतलब उनकी आइडेंटिटी छुप गई, तो वो दूसरे तरह से है ना अपने आप में वोट डाल सकती है, और ये तो एक इलीगल बेसिस हो जाएगा। तो आप इस चैलेंज को भी बताओ कि कैसे हम सॉल्व करें। ये जो चैलेंज थे सुकुमार सेन के सामने, तो सुकुमार सेन ने इसके लिए कुछ बातें भी उठाई थी कि हमको, अगर हम देखें तो हमारे पास 17 करोड़ वोटर है, मतलब कि 17 करोड़ वोटर्स है हमारे पास इस वक्त में। हमें 3200 एमएलए चाहिए, 489 हमें एमपी चाहिए लोकसभा के लिए, और साथ ही साथ में हमारे पास ओनली 15% लिटरेसी रेट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो पढ़े ही नहीं थे, इंडिपेंडेंस के बाद से पढ़ने लगे हैं, उनको हम पढ़ाई कराने लगे हैं। तो अब ये बताओ कि हम उनको इलेक्शन में कैसे खड़ा कराएं जिनको लिखना भी नहीं आता। अब जब ये बात उठ ही रही थी तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में मजाक उड़ रहा था इंडिया का, भारत का। वो उस मजाक में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जैसे कि कुछ देश कहे थे कि नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीते जी देख जाएंगे कि किस तरह से एक पॉलिटिकल, एक डेमोक्रेटिक नेचर फेल होता है। दूसरा पॉइंट कुछ ऐसा था कि ये, ये एक हास्यास्पद थिंक कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, जो कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में नहीं, पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक थिंग बन जाएगी, एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जो कि एक सबसे बड़ा जुए के नाम से जाना जाएगा, सबसे बड़ा जुआ कहलाया जाएगा ये पॉलिटिकल बेसिस पे जो इलेक्शन कराया जा रहा है। ये सारी बातें बन रही थी, लेकिन सुकुमार सेन अपने वर्क में ज़्यादा उस वक्त में फोकस करते हुए बोलने लगे कि एटलीस्ट वी वांट 3 लाख पीपल्स फॉर आवर पोलिंग बूथ, हमें 3 लाख लोग चाहिए हमारे पोलिंग बूथ को संभालने के लिए, क्योंकि हमें फिजिकल फोर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, वी हैवेंट द टेक्निकल फोर्स और एट दैट टाइम। तो उन्होंने फिजिकल फोर्स का यूज़ किया, हम उन्होंने 3 लाख एजेंट्स को अप्लाई कराया, और 1950 में उन्होंने इलेक्शन की ट्राई की, लेकिन वो नहीं हो पाया, पोस्टपोन होकर 1951 में चला गया। 1951 में फिर से उन्होंने किया तो वो 1952 में पोस्टपोन हो गया, नहीं हो पाया उस वक्त भी। अब 1952 में इलेक्शन किए गए, और इलेक्शन बहुत ही परफेक्ट मैनर में मीन्स कंप्लीट हुए थे। इसलिए उस परफेक्ट मैनर में इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, और टाइम्स ऑफ इंडिया जो थी उसने कहा कि इंडिया ने एक प्रॉपरली इलेक्शन को फिनिश किया है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी को कंप्लीट किया है, जो कि पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, वो इंडिया ने कर दिखाया। उसके बाद से इंडिया की एक छवि दिखने लगी थी। अब बात आती है वो एलाइड फोर्सेस और नॉन एलाइड फोर्सेस के बारे में, जिसमें आपने अपन अभी आगे भी देखेंगे उसके बारे में कि किस तरह से हमने ना ही सोशलिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया और ना ही कैपिटलिस्ट ग्रुप को ज्वाइन किया, जो कि यूएसएसआर और हमारे यूएसए के बीच में जो भिड़त हुई थी उसमें से हमने किसी को ज्वाइन ना करते हुए नॉन एलाइड मूवमेंट को अप्लाई किया।
इलेक्शन की बात हम करें तो ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप देखोगे तो कांग्रेस डोमिनेंस जो था वो पूरे के पूरे भारत पे था। उस वक्त तक ये जम्मू कश्मीर हमसे ऐड नहीं था, तो जम्मू कश्मीर को इसलिए स्काई ब्लू कलर दिखाया है। ये पूरा इलाका जो था भारत का वो कंप्लीट कांग्रेस के अंडर में था, कोई और पार्टी नहीं जीती थी। ना ही ये रेड कलर में जो इलाका दिख रहा है ना, ये भी उस वक्त में कांग्रेस का ही था। लेकिन जब सेकंड इलेक्शन हुए 1957 में, तब ये वाला हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत लिया। कम्युनिस्ट पार्टी इस हिस्से पे जीत हासिल करती है और दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी एक डेमोक्रेटिक नेशन में जीत हासिल करती है एक हिस्से पर। और इस हिस्से पर जीत हासिल करके वो इस हिस्से को अपने बेसिस पे चलाती है। और पूरी जगह पर किसका रोल है? नेशनल गवर्नमेंट मीन्स कांग्रेस का। लेकिन ये हिस्सा बच गया। अब इस हिस्से को भी अप्लाई करते हैं नेहरू जी कुछ ट्रिक लगा करके, मीन्स 1952 के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे कहा कि इस जगह पे जो काम हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे काम हो रहा है। तो 1957 में जो जीत गई थी कम्युनिस्ट पार्टी, 1959 में केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया गया और ये कहा कि 356 आर्टिकल के तहत में हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, प्रेसिडेंशियल मूवमेंट को शो कर रहे हैं यहाँ पे। और इसलिए है ना, अब यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, ये यूटी की तरह काम करेगा ये हिस्सा। और फिर जब इस जगह पे फिर से इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में फिर से गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट जीत गई। इस तरह से हमने देखा पूरे इलाके पे लगातार 3 बार नेहरू जी ने पूरे भारत के अंदर मतलब अपने आप को पीएम शो किया। अब 1952 में 45% वोटर एक मतलब की तरह से है ना ईपीएफएफ के तरह से है ना पूरा का पूरा नेशन का ऐसा चल रहा था कि जो भारत है ना उसमें इलेक्शंस हो रहे थे। हर किसी को है ना इतनी सीट्स नहीं मिल रही थी कि है ना वो इजीली से शो ऑफ हो जाए अपने आप। लेकिन सिर्फ कांग्रेस थी जो हर एक इलाके में जीत हासिल कर रही थी। 1952 में जो इलेक्शन हुआ उसमें सॉरी उसमें कांग्रेस को 45% वोट्स मिले और साथ ही साथ में 74% सीट्स मिली। अब आप सोचिए 45% वोट्स 75% सीट्स, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट वाज पॉसिबल दैट। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि देखो कई सारी गवर्नमेंट्स थी, उन कई सारी गवर्नमेंट्स में से कुछ ज्यादातर गवर्नमेंट से है ना थोड़े बहुत वोट्स ले पाई, थोड़ी बहुत सीट्स थी उनके हाथ में। लेकिन असलियत में मान के चलो एग्जाम्पल पे 10 गवर्नमेंट्स हैं, 10 ने अप्लाई किया है और जो एक गवर्नमेंट है उन 10 के अंदर वो है कांग्रेस। तो जो 9 गवर्नमेंट्स हैं उनको कितना हिस्सा मिलेगा? 55%। और जो एक अकेली गवर्नमेंट है कांग्रेस, उसको कितना वोट्स मिले? 45%। अब हर जगह पे और गवर्नमेंट्स को कट कट के 55 में से ही मिलेंगे। तो 55% के वोट सब में सेपरेट किए गए और उन सब में सेपरेट हुए तो उन सब की वेटेज कम हो गई। उन सब की वेटेज कम हो गई तो फिर क्या होगा? उन सब की वेटेज कम होने के बाद उन सबको सीट्स नहीं मिलेगी उस जगह पे ज्यादा, कुछ किसी किसी जगह पे मिलेगी, किसी किसी जगह पे नहीं मिलेगी। लेकिन कांग्रेस जिसको 45% वोट्स मिले उसको सीट्स मिलेंगी ज्यादातर, इसलिए उनको 75% सीट्स मिली। अब और दूसरी तरह से देखें तो देखो कंप्लीट एक पूरा का पूरा देश के अंदर हमारी जनसंख्या उस वक्त में मान लो 20 करोड़ थी। अब 20 करोड़ जनसंख्या में हम 45% सीट्स को देखें तो हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग तरह से है ना लोग होंगे, अलग अलग तरह के है ना पॉपुलेशन होगी, लाइक दैट किसी में 10 लाख है, किसी में 1 करोड़ है, किसी में 5 करोड़ है। तो टोटल जो पॉपुलेशन के हिसाब से थे 45% उनको मिल गई थी कांग्रेस को। लेकिन जो सीट्स थी वो सबसे ज्यादा इसी वजह से उनको मिली क्योंकि हर इलाके में ज्यादातर वोट्स उनको मिले। लेकिन और जो बचे हुए वोट्स थे वो सेपरेट किए गए और सब में, इसलिए सीट्स है ना कांग्रेस ने ले ली। लेकिन जो हिस्से बच गए उन हिस्सों को दूसरों ने शेयर किया, तो इसलिए कांग्रेस डोमिनेंस में देखी गई इस जगह पर भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि है ना 1948 में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि है ना कई सारी और भी गवर्नमेंट्स बनी थी। लेकिन ये गवर्नमेंट्स आई कब, कैसे आई, उनके भी हम अभी देखेंगे। हमने सबसे पहले एक चीज देखे कि 1948 में जो कांग्रेस थी उसने एक ड्यूअल पार्टी सिस्टम को देखते हुए अपने अंदर ही एक अमेंडमेंट किया, कांग्रेस के अंदर एक अमेंडमेंट किया। और उसने कहा कि जो भी दूसरी पार्टी कांग्रेस के इनसाइड है उन सब पार्टीज को रिलीज होना पड़ेगा या फिर अपनी पार्टी को छोड़ करके सिर्फ कांग्रेस को मानना पड़ेगा।
लेकिन उन पार्टीज में कई सारी पार्टीज के नेताओं ने नहीं माना, इसलिए वो रिलीज हो गए। अब बात आती है 1934 में, जो कि पहली पार्टी बनी थी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती थी और 1934 में ये बनाई गई थी कांग्रेस के अंदर ही। लेकिन इस कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो यंग थे, जवान थे। उनका कहना था कि हमको एक बेटर एगेलिटेरियन सोसाइटी चाहिए, जो कि जल्द से जल्द सब कुछ चेंज करे और साथ ही साथ में सबको इक्वल प्रोस्पेक्टस से देखे, सबको इक्वली माने। ये मानते हुए, ये देखते हुए sorry, उन्होंने काम किया। लेकिन 1948 में जैसे ही अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेंडमेंट हुआ पार्टी के अंदर, तो पार्टी को, उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस पार्टी से रिलीज होना पड़ा, हटना पड़ा और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानने लगे, मानने लगे और बोलने लगे। और उसके मेन लीडर थे राम मनोहर लोहिया। दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। देखो, काफी सारी पार्टी जो थी ये, उस वक्त में नेहरू जी की पूरी पकड़ इतनी थी देश के अंदर कि आप ये कार्टून देख पा रहे हैं। इस कार्टून में अपन को दिखाया जा रहा है, 1954 में बनाया हुआ कार्टून है, कि नेहरू जी और अपने कैबिनेट के साथ ऊपर बैठे हुए हैं और सब लोग उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, गिराना आसान तो है नहीं, लेकिन ये कोशिश पूरी कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या होगा इसमें कि ये गिराने की कोशिश करेंगे, ये सारी पार्टी जो कि कांग्रेस के अंदर ही बनी थी, लेकिन ये गिरा नहीं पा रहे हैं। और मेन जो पावर है वो किसके पास है? नेहरू जी के पास है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्टी, जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920s में बन गई थी। ये भी इनसाइड ऑफ कांग्रेस ही बनी थी। लेकिन ये वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया में हुआ था 1917 में, उससे प्रोत्साहित हुई थी, मतलब उससे इंस्पायर हुई थी ये बहुत ज्यादा। और उससे इंस्पायर होकर इन्होंने, है ना, पूरे भारत के अंदर एक नई पार्टी को शो किया जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नीचे क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस को मानना, इंडियन इंडिपेंडेंस को पाना उस वक्त में। तो लेकिन 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक पाथ बदलते हुए वायलेंट पाथ को अपना लिया था। मीन्स 1951 तक, सॉरी, अपने आप को वॉयलेंट पाथ पे अपनाया था और, है ना, लड़ाई झगड़ों में ज्यादा शो कर रहे थे अपने आप को। लेकिन 1951 के बाद ये अपने आप में शांत हुए, इन्होंने काम अच्छा किया और इनके काम की वजह से 1957 में हम देखते हैं कि इन्होंने पूरे इलाके पे, मतलब कि इनका जो केरला का इलाका था उस पर अपना कंट्रोल करते हुए इन्होंने उस जगह पे अपना राज किया, उस जगह पे जीत हासिल करी। ये हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात। इसके कुछ मेन लीडर थे: ए के गोपालन, डांगी, ई एम एस नावबुद्धिपद और अजय घोष एक्सेट्रा। ये सारे लीडर्स थे सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। अब आती है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ और एक पार्टी है जो कि फॉर्म हुई थी 1951 में। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी को फाउंड किया था, मतलब इस पार्टी के फाउंडर थे, जो कि इस पार्टी के मेन लीडर के नाम पे जाने जाते हैं। अब आइडिया इस पार्टी का था वन कंट्री वन नेशन एंड वन कल्चर, कि हम एक ही कंट्री हैं और हम सब एक है, हम सब अलग नहीं है। इस पार्टी का मानना ये था। और इस पार्टी का ये मानना, इसका एक एजेंडा बना देता है कि हमको इंडिया और पाकिस्तान को फिर से ऐड करना है और मुस्लिम को भगा देना है। इनका ये मानना था इस पार्टी का, भारतीय जनता संघ का, बीजेएस, जो कि चाहती थी कि हमको पाकिस्तान को अपने अंदर मिलाना है और मुस्लिम्स को यहाँ से भगा देना है। ठीक है। अब थर्ड पार्टी, सॉरी, फोर्थ पार्टी आती है हमारी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी 1959 में एक लीडर बनती है और आती है। और इसमें कांग्रेस के पुराने लोग थे जिनको हम सिंडिकेट्स कहते हैं। सिंडिकेट्स से जैसे कि सी राजगोपालाचारी और के एम मुंशी, ऐसे कई सारे लोग थे जो कि सिंडिकेट से कांग्रेस के पुराने लोग थे। वो उन्होंने ये नई पार्टी बनाई, स्वतंत्र पार्टी। इस पार्टी का क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इसने शो किया था, इकोनॉमी को बेसिस पे लेके हुए, इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ऊपर मानते हुए। कंट्रोलाइज्ड प्लानिंग, नेशनलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर्स में इन्होंने काम करने की सोच रखी थी। इट इंस्टीट फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द फ्री प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने का कहना भी था कि हमें फ्री प्राइवेट सेक्टर्स बनाने हैं।
फ्री प्राइवेट सेक्टर्स को पॉइंट आउट किया था इन्होंने कि हमें फ्री प्राइवेट सेक्टर्स पे काम करना है जिससे कि हमारा देश इकोनॉमिकल पावरफुल बने। इस वक्त भी इतनी सारी पार्टीज होने के बावजूद, इतने पावरफुल पार्टीज होने के बावजूद हम देखते हैं कि कांग्रेस डोमिनेंस करती है और 364 सीट्स के साथ जीत हासिल करती है आउट ऑफ 489 टोटल सीट्स। तो 489 टोटल सीट्स थी जिसमें से 364 सीट्स कांग्रेस को मिलती है और कांग्रेस एक बहुमत की सरकार बनाती है और इस तरह से कांग्रेस विन होती है, जीतती है उन इलेक्शंस को। तो ये हमारा हुआ सेकंड चैप्टर का दी एंड।